हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, जीएस सिलेक्शन सीरीज में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एथलेटिक्स की। स्पोर्ट्स हम सभी को पता ही है कि एक एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखने वाला सब्जेक्ट है एंड स्पोर्ट्स से लगातार हमको क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। तो आज एथलेटिक्स से जुड़े सभी इंपॉर्टेंट इवेंट्स, उनकी बेसिक डिटेल्स, इंपॉर्टेंट डायमेंशंस और एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स के बारे में अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। इस टॉपिक से एसएससी, रेलवे, पुलिस, एनडीए और जो जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं उनमें बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए चैप्टर आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो में हम सभी प्रमुख एथलेटिक्स इवेंट्स को कवर करेंगे, उनके इंपॉर्टेंट जो भी मेजरमेंट्स हैं, रूल्स हैं, उनको देखेंगे और साथ ही उन इवेंट्स से जुड़े फ्रिक्वेंटली आस्क्ड फैक्ट्स भी हम यहाँ पर समझने वाले हैं। इसके बाद वीडियो के एंड में हम प्रीवियस ईयर एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे ताकि पूरा टॉपिक अच्छे से रिवाइज हो जाए। तो अगर आप स्पोर्ट्स डायमेंशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर साथियों, आप इस वीडियो का डिटेल पीडीएफ एंड इस सीरीज़ में हर एक टॉपिक में जो मैं क्वेश्चंस कराता हूँ उन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, विच मीन्स मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये ऑप्शन मैंने मेरे 100 आवर जीएस के कोर्स में दे रखा है। जिन भी बच्चों ने कोर्स एनरोल कर रखा है, आपको कोर्स के अंदर ही ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है, कोर्स बहुत ही नॉमिनल चार्ज पर अवेलेबल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है। इसके अलावा आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के हम सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एथलेटिक्स की कुछ बुनियादी बातें और उनकी गवर्निंग बॉडी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे। सीधे वन लाइनर यहाँ से सवाल जो है वो देखने को मिल जाते हैं। दुनिया भर में एथलेटिक्स को रेगुलेट करने वाली इंटरनेशनल संस्था का नाम क्या है? वर्ल्ड एथलेटिक्स है। क्या है? वर्ल्ड एथलेटिक्स। एग्जामिनर इसका पुराना नाम जो है वो पूछता है, तो नोट कर लीजिएगा इसका पुराना नाम क्या है? IAAF। IAAF का मतलब होता है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशंस। ठीक है। किसी भी इंटरनेशनल स्टेडियम में स्टैंडर्ड एथलेटिक्स ट्रैक की लेंथ यानी कुल लंबाई कितनी होती है? 400 मीटर की होती है। कितनी होती है? 400 मीटर। इस 400 मीटर के ट्रैक में दौड़ने के लिए कुल 8 या फिर 9 लेन्स हमको देखने को मिलती हैं। कितनी? 8 या फिर 9 लेन्स। अगर कोई टूर्नामेंट बंद स्टेडियम यानी कि इंडोर में हो रहा हो तो वहां पर इंडोर ट्रैक की लेंथ सिर्फ 200 मीटर की होती है। ठीक, जस्ट आधी हो जाती है। तो आपको समझ में आ गया, इंडोर स्टेडियम जो होता है वहां पर जो लेंथ होती है ट्रैक की लेंथ वो 200 मीटर हो जाती है, ओपन में 400 मीटर। कुछ रनिंग इवेंट्स की तरफ चलते हैं। दौड़ने वाली जो प्रतियोगिता होती है, जिन्हें दूरी के हिसाब से 3 अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। पहला आता है हमारा स्प्रिंट रेसेस। इन्हें हम कम दूरी की तेज दौड़ भी कहते हैं। इसके अंतर्गत 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर रेस आती है। इसके बाद मिडिल डिस्टेंस की बात करेंगे, यानी मध्यम दूरी की दौड़, जिसमें 800 मीटर और 1500 मीटर की रेस शामिल होती है। एंड तीसरा आता है देखिए कैटेगरी लॉन्ग डिस्टेंस, यानी लंबी दूरी की दौड़, जिसमें 3000 मीटर, 5000 मीटर और 10,000 मीटर की रेस कराई जाती है। ओके। एक और कैटेगरी हमको देखने को मिलती है, सबसे ज़्यादा जो चर्चा में रहता है, मैराथन। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। 2 इंपॉर्टेंट यहाँ से देखिए डायमेंशंस पूछी जाती है। पहला है एक ऑफिशियल मैराथन की स्टैंडर्ड डिस्टेंस जो होती है, यानी कुल दूरी, वो कितनी होती है? 42.195 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 42.195। अगर एग्जामिनर इसी दूरी को मील या फिर गज में पूछ ले तो आपका जवाब होगा यहाँ पर 26 मील 385 गज, मतलब यार्ड। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला बहुत ही रोमांचक और टीम बेस्ड खेल की तरफ चलते हैं, जो कि है रिले रेस। इसमें 4 खिलाड़ी मिलकर दौड़ जो होती है वो पूरी करते हैं। सबसे पहले देखिए, इंटरनेशनल लेवल पर मुख्य रूप से 2 प्रकार की रिले रेस जो है वो देखने को मिलती है, 4x100 मीटर और 4x400 मीटर। यहाँ पर दौड़ते समय खिलाड़ी हाथ में जो एक खोखली नली या फिर डंडा लेकर भागते हैं ना, उसे बैटन कहते हैं। क्या बोलते हैं? बैटन कहते हैं। इस बैटन की लेंथ 28 से 30 सेंटीमीटर होती है। डायमेंशन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। रिले रेस में स्पेशली हमको यहाँ से कई क्वेश्चंस देखने को मिले, इसलिए मैं आपसे ये डिस्कस कर रहा हूँ। छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन हमको क्लियर रख के चलना है। इस बैटन का मिनिमम वेट यानी न्यूनतम वजन जो होता है, कम से कम कितना होना अनिवार्य होता है? 50 ग्राम अनिवार्य होता है। ठीक है। यह बैटन किसी भी हल्की धातु यानी कि मेटल, वुड या फिर प्लास्टिक का बना हुआ हो सकता है। अब बैटन एक्सचेंज जोन जो होता है, जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी को बैटन किस एरिया में थमाता है? तो याद रखिएगा, ये पूरा खेल 20 मीटर के एक्सचेंज जोन में होता है। कितने मीटर के? 20 मीटर के। इस जोन के बाहर जो होता है वो बैटन नहीं थमाया जा सकता दूसरे खिलाड़ी को। अगर बैटन इसके बाहर दिया जाता है तो फिर वो टीम जो होती है वो डिस्क्वालीफाई हो जाती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल होता है और ओलंपिक में कई बार ऐसा देखने को मिला है, हमको बड़े बड़े इवेंट्स में देखने को मिला है कि जरा सी गलती के कारण जो जीती हुई टीम होती है वो हार जाती है। तो ये हमने रिले रेस को डिस्कस किया। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, हडल रेस की तरफ चलते हैं, जिसे हम बाधा दौड़ भी कहते हैं हिंदी में। इसमें रनर्स को रास्ते में रखी हुई रुकावटों को कूदकर पार करना होता है। अगर हम टोटल हडल्स की तरफ नजर डालें, चाहे 100 मीटर की रेस हो या 110 मीटर की रेस हो या 400 मीटर की हडल रेस हो,
ट्रैक पर कुल 10 हडल्स रखी हुई होती है। कितनी? 10 हडल। ये नंबर फिक्स होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। मेंस 110 मीटर हडल्स के बारे में पूछा जाता है। पुरुषों की 110 मीटर रेस में हडल की हाइट यानी कि ऊंचाई जो होती है वो 1.067 मीटर होती है, लगभग 1 मीटर के आसपास, जिसे इंच में हम कहते हैं 42 इंच। याद रखिएगा इस चीज़ को। वहीं अगर वुमेन्स में बात करें तो वहाँ पर 110 मीटर हडल्स की जगह पर 100 मीटर हडल्स होती है। महिलाओं की 100 मीटर रेस में जो हडल की रेस होती है उसमें हडल की हाइट जो होती है थोड़ी कम होती है, यानी कि 0.838 मीटर होती है, जो कि इंच में देखें तो 33 इंच के बराबर होती है। ये क्लियर रखिएगा, मेंस की अलग होती है, वुमेन्स की अलग होती है। मेंस में 42 इंच एंड वुमेन्स में 33 इंच हडल की यहाँ पर हाइट देखने को मिलती है। 400 मीटर हडल्स की बात करें, इस लंबी दूरी की जो रेस होती है इसमें हाइट को और कम कर दिया जाता है। मेंस में बात करें तो पुरुषों के लिए हडल की हाइट होती है 0.914 मीटर एंड वुमेन्स में हडल की हाइट जो होती है 0.762 मीटर तय की गई है। तो ये भी आपको क्लियर रखना है। अब नेक्स्ट इवेंट जो हम बात कर रहे हैं ये एग्जामिनर का मोस्ट फेवरेट है, स्टीपल चेस एंड जंप इवेंट्स। तो स्टीपल चेस को पहले लेते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग इवेंट होता है ये। 3000 मीटर स्टीपल चेस की बात करें तो एक तरीके की बोल सकते हैं कि हडल रेस ही होती हैं, बाधा दौड़ी होती हैं, लेकिन इसमें रुकावटें अलग अलग होती है। 3000 मीटर स्टीपल चेस रेस में एथलीट को कुल 35 ऑब्स्टिकल्स पार करने होते हैं। कितने? 35। ये आप बिल्कुल दिमाग में रख लीजिए, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बना था, लेटेस्ट क्वेश्चन बना था। 3000 मीटर स्टीपल चेस रेस में एथलीट को कुल कितने ऑब्स्टिकल पार करने होते हैं? 35। इन 35 ऑब्स्टिकल्स में से 28 हर्डल्स होते हैं और 7 वाटर जंप्स होते हैं। वाटर जंप से रिलेटेड भी क्वेश्चन हमको एग्जाम में देखने को मिल चुका है, तो इन दोनों को आपको रखना है क्लियर। 28 हर्डल्स होती हैं एंड 7 वाटर जंप्स। जो वाटर जंप्स की बात कर रहे हैं हम, वहां पर खिलाड़ियों को पानी से भरे एक छोटा सा पॉन्ड होता है, तालाब होता है, उसको कूदकर पार करना होता है। ये हमने स्टीपल चेस रेस को डिस्कस किया, 3000 मीटर स्टीपल चेस रेस। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हाई जंप की तरफ चलते हैं। हाई जंप में सबसे पहली चीज आपको क्लियर रखना है क्रॉसबार लेंथ। खिलाड़ी जिस डंडे को कूदकर पार करता है उस क्रॉसबार की लेंथ पूरे 4 मीटर की होती है। कितनी होती है? 4 मीटर की। क्रॉसबार का वेट देखें तो लगभग 2 किलोग्राम का होता है, ताकि खिलाड़ी जैसे ही उस क्रॉसबार को टच करे वो क्रॉसबार जो है टच होते ही तुरंत नीचे गिर जाए। इसके बाद जो अगली चीज मैं आपको बताने वाला हूं, इसको आप बिल्कुल 5 स्टार लगा लीजिएगा। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है एंड आने वाली एग्जाम में भी आपसे पूछा जाएगा। ये टर्म है फॉसबरी फ्लॉप। फॉसबरी फ्लॉप जो है ये क्या है, इसका संबंध किस खेल से है, ऐसा पूछ सकते हैं एग्जाम में। तो हमको क्लियर रखना है कि ये हाई जंप से संबंधित है। हाई जंप लगाने के लिए एक बहुत ही प्रसिद्ध टेक्निक है फॉसबरी फ्लॉप। इसमें खिलाड़ी जो होता है वो पीठ के बल घूमकर जंप करता है, फॉसबरी फ्लॉप। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट आगे अगला इवेंट आता है हमारा पोल वॉल्ट। पोल वॉल्ट ये भी काफी देखिए सुर्खियों में रहता है। इसमें एक लंबी बांस की लाठी होती है, उसके सहारे ऊंची छलांग जो है वो लगाई जाती है। अगर हम पोल वॉल्ट में रनवे लेंथ की बात करें तो खिलाड़ी जो डंडा होता है, पॉल होता है, उसको लेकर जहां से दौड़ना शुरू करता है उस रनवे की मिनिमम लेंथ कम से कम 40 मीटर होना जरूरी होता है। कितना? 40 मीटर। क्रॉसबार की लेंथ की बात करें तो पोल वॉल्ट में क्रॉसबार की लेंथ हाई जंप से थोड़ी ज्यादा यानी कि 4.5 मीटर होती है। अगर इक्विपमेंट की बात करें इस खेल के, तो इस खेल में एथलीट द्वारा एक बहुत ही फ्लेक्सिबल पोल का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि फाइबर या फिर कार्बन का बना हुआ होता है। ठीक है, फ्लेक्सिबल पोल हमको देखने को मिलता है पोल वॉल्ट में। अब हम आगे बढ़ते हैं, लॉन्ग जंप की बात करते हैं। लॉन्ग जंप में रनवे लेंथ देखें तो पोल वॉल्ट की तरह ही लॉन्ग जंप में भी भागने वाला जो एक रनवे हमको देखने को मिलता है उसकी मिनिमम लेंथ पूरे 40 मीटर तय की होती है। कितनी? 40 मीटर। जहां से खिलाड़ी छलांग लगाता है उस टेक ऑफ बोर्ड की विड्थ जो होती है यानी चौड़ाई ठीक 20 सेंटीमीटर की होती है। कितनी होती है? 20 सेंटीमीटर की। इसके आगे पैर जाने पर फाउल दिया जाता है। इसके बाद सैंडपिट विड्थ की बात करते हैं तो खिलाड़ी कूदकर जिस रेत के गड्ढे में गिरता है लॉन्ग जंप में, उस सैंडपिट की विड्थ जो होती है लगभग 2.75 से लेकर 3 मीटर के बीच होनी चाहिए। कितनी होना चाहिए उसकी चौड़ाई? 2.75 से 3 मीटर के बीच होना चाहिए। तो ये लॉन्ग जंप का हो गया हमारा देखिए डायमेंशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रिपल जंप। ट्रिपल जंप का एक बहुत ही खास सीक्वेंस होता है, नियम होता है, जो एग्जाम में आपसे सीधा पूछ लिया जाता है। एक होता है हॉप स्टेप एंड जंप। हॉप स्टेप एंड जंप यानी खिलाड़ी पहले एक पैर पर उछलता है हॉप, फिर कदम बढ़ाता है स्टेप और एंड में लंबी छलांग लगाता है जंप। इसका रनवे भी बिल्कुल लॉन्ग जंप की तरह 40 मीटर का होता है। तो ये आप थोड़ा क्लियर रखिएगा। सीक्वेंस पूछ लेते हैं हॉप स्टेप एंड जंप, ये हमको सीक्वेंस देखने को मिलता है ट्रिपल जंप में। तो ये हमने जंप से रिलेटेड सारे इवेंट डिस्कस करें। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हम थ्रो इवेंट की तरफ में। हम सभी को पता ही है भारत जो है वो थ्रो इवेंट में ओलंपिक में डोमिनेट करता है। जैसे अगर हम बात करें तो जेवलिन थ्रो हो गया हमारा, जहां पर नीरज चोपड़ा का आपको नाम देखने को मिलता है।
साथियों, सबसे पहले हम देखिए थ्रो इवेंट्स में शॉटपुट की बात करते हैं, गोला फेंक की बात करते हैं। मेन शॉटपुट के वेट की बात कर लें, पुरुषों के इवेंट में इस्तेमाल होने वाला जो भारी लोहे का शॉट का वेट हमको देखने को मिलता है कितना, 7.266 किलोग्राम। 7.2 किलोग्राम इसका वेट देखने को मिलता है, जिसे पाउंड में 16 पाउंड कहा जाता है। वुमेन शॉर्ट वेट की बात करते हैं तो महिलाओं के लिए जो शॉर्ट वेट होता है वो काफ़ी कम यानी कि ठीक 4 किलोग्राम तय किया गया है। थ्रोइंग सर्कल के डायमीटर देखें, मतलब खिलाड़ी जिस गोले में खड़ा होकर थ्रो करता है उस गोले की बात करें हम तो उस थ्रोइंग सर्किल का डायमीटर यानी कि व्यास होता है 2.135 मीटर। ठीक है, शॉटपुट में जो एथलीट होता है वो हमेशा जो शॉट होता है, गोला होता है, उसको अपने शोल्डर के पास सटाकर फेंकता है जिससे कि वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सके। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो सर्कल होता है उसके सामने पैर को रोकने के लिए एक टो बोर्ड जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, टो बोर्ड। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं थ्रो इवेंट में डिस्कस थ्रो। मेंस डिस्कस अगर हम बात करें उसके वेट की तो पुरुषों के लिए डिस्कस का वेट ठीक 2 किलोग्राम तय किया गया एंड महिलाओं के लिए डिस्कस वेट ठीक 1 किलोग्राम तय किया गया है। थ्रोइंग सर्किल डायमीटर की बात करें, डिस्कस फेंकने का जो घेरा होता है शॉटपुट से थोड़ा सा बड़ा होता है। थ्रोइंग सर्किल का डायमीटर 2.50 मीटर तय किया गया। अगर सेक्टर एंगल की बात करें, जो चक्का होता है, डिस्कस होता है, फेंकने के बाद में वो जिस कोणीय क्षेत्र के अंदर गिरना चाहिए, जिस एंगल में गिरना चाहिए, उस सेक्टर का जो एंगल होता है लगभग 34.92 डिग्री तय किया गया है। कितना? 34.9 डिग्री तय किया गया। ठीक है, इसके बीच में ही डिस्कस गिरना चाहिए, नहीं तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं हैमर थ्रो की। हैमर थ्रो में हैमर वेट की बात कर लेते हैं। मजेदार बात यह है कि इसका वेट बिल्कुल शॉटपुट के बराबर ही होता है, यानी मेंस के लिए 7.266 किलोग्राम और वुमेन्स के लिए 4 किलोग्राम। थ्रोइंग सर्किल डायमीटर की बात करें तो इसका घेरा जो होता है वो भी शॉटपुट के जितना ही होता है, यानी थ्रोइंग सर्किल का डायमीटर ठीक 2.135 मीटर ही होता है। इक्विपमेंट की बात करें तो इसमें एक मेटल बॉल होती है, एक स्टील का वायर होता है और पकड़ने के लिए एक हैंडल लगा हुआ होता है। ठीक है, हैमर थ्रो में। अब बात करते हैं हमारे देश के सबसे लाडले खेल जिसमें नीरज चोपड़ा ने पूरे विश्व में भारत का परचम लाया है, मतलब जेवलिन थ्रो की। मेंस जेवलिन के वेट की बात करें, जहां से क्वेश्चन बना था एग्जाम में, पुरुषों के इवेंट में जेवलिन का वेट ठीक 800 ग्राम का होना अनिवार्य होता है। कितना? 800 ग्राम का। वुमेन्स जेवलिन की वेट की बात कर लेते हैं महिलाओं में, तो जेवलिन वेट ठीक 600 ग्राम का तय किया गया है। कितना? 600 ग्राम। रनवे की लेंथ की बात करें तो भाला फेंकने के लिए जो दौड़ने का रास्ता होता है उस रनवे की लेंथ लगभग 30 से 36.5 मीटर के बीच होती है। कितनी? 30 से 36 मीटर के बीच में। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, फेंका गया जेवलिन हमेशा अपनी टिप के बल यानी आगे की नोक के सहारे ही जमीन पर लैंड करना चाहिए। अगर भाला जो जेवलिन है वो फ्लैट या फिर पीछे हिस्से से टकराता है जब वहां पर जब लैंड करता है तब, तो उसे फाउल माना जाता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल होता है जेवलिन थ्रो में। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज आप ये जरूर ध्यान रखिएगा, जो जेवलिन होता है उसका वेट कितना होता है? 800 ग्राम होता है। आगे बढ़ते हैं, कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क ऐसे देखिए क्वेश्चन देखते हैं जो मैंने निकाले हैं, जहां से ज्यादा लगातार क्वेश्चन पूछते हैं। जल्दी से इनको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। शॉटपुट में बात करें तो शॉटपुट वेट देखिए मेंस में होता है 7.26 किलोग्राम का, इन वुमेन्स में होता है 4 किलोग्राम का जो शॉटपुट होता है उसका वजन। डिस्कस थ्रो में डिस्कस का जो वजन होता है मेंस में 2 kg का होता है, वुमेन्स में 1 kg। हैमर थ्रो में बात करें तो हैमर वेट होता है मेंस में 7.26 kg एंड वुमेन्स में 4 kg। जेवलिन थ्रो में अगर जेवलिन के वेट की बात करें तो मेंस में होता है 800 ग्राम एंड वुमेन्स में 600 ग्राम। क्लियर। लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर मैंने निकाले हैं जहां से क्वेश्चन बन जाता है, इनको भी रिवाइज कर लेते हैं। एथलेटिक्स के स्टैंडर्ड ट्रैक की कुल लंबाई कितनी होती है? 400 मीटर होती है। बंद स्टेडियम यानी कि इंडोर एथलेटिक्स ट्रैक की कुल लंबाई 200 मीटर होती है। एक ऑफिशियल मैराथन की कुल लंबाई कितनी होती है? 42.195 किलोमीटर होती है। किसी भी हडल रेस के दौरान ट्रैक पर कुल कितने हडल्स रखे हुए होते हैं? 10 हडल, चाहे 100 मीटर हडल, चाहे 110 मीटर हडल या फिर 400 मीटर हडल, सभी में 10 हडल रखे हुए होते हैं। 3000 मीटर स्टीपल्स रेस में कुल कितने ऑब्स्टिकल्स पार करने होते हैं? 35, जिसमें वाटर हडल्स कितनी होती है? 7 होती है। रिले रेस में हाथ में पकड़ने जाने वाला जो बैटन होता है उसका मिनिमम वेट कम से कम कितना होना चाहिए? 50 ग्राम। शॉटपुट और हैमर थ्रो दोनों के थ्रोइंग सर्किल का डायमीटर बिल्कुल सेम यानी कि 2.135 मीटर होता है। कितना? 2.135। डिस्कस थ्रो के थ्रोइंग सर्किल का डायमीटर थोड़ा बड़ा यानी कि 2.5 मीटर होता है। एंड लॉन्ग जंप और पोल वॉल्ट दोनों के भागने वाला रनवे जो होता है, रनवे की मिनिमम लेंथ पूरे 40 मीटर की होती है। ठीक है, तो ये कुछ वन लाइनर थे जो आपको थोड़ा सा क्लियर रखना है। काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा फ्रेंड्स थ्योरी सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। अब बारी है इस टॉपिक के लास्ट ईयर पिछले 3-4 सालों के अंदर जो क्वेश्चंस देखने को मिले हमको, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। तो चलिए, मैंने काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस निकाले हैं
एथलेटिक्स से रिलेटेड अभी क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन लेते हैं और सॉल्व करते हैं। बिफोर देखिए हम टेस्ट की तरफ चलें, मैं हमेशा बच्चों से बात करता हूं, उनको बोलता हूं कि अगर जीएस में अगर आप टेस्ट लगा रहे हैं और आपका स्कोर हमेशा 50% के आसपास अटक रहा है तो सिर्फ क्वेश्चन लगाते रहने से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रॉब्लम अक्सर क्वेश्चन की नहीं होती है, प्रॉब्लम होती है कॉन्सेप्ट में गैप होने की और रिविजन प्रॉपर ना होने की। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम टॉपिक पढ़ लेते हैं लेकिन एग्जाम में वही चीज़ रिकॉल नहीं हो पाती। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने 100 आवर जीएस का मेरा कोर्स रेडी किया है। 100 घंटे का ऐसा कोर्स, जीएस को आप बहुत ही अलग तरीके से देखिए कवर कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट से मैंने पढ़ाया है, ट्रिक से मैंने पढ़ाया है, रिवीजन नोट्स दिए हैं, करंट अफेयर्स, पीवाईक्यू, मॉक टेस्ट, सब कुछ आपको एक ही जगह पे मिल जाता है। मेरा पूरा फोकस यही रहा कि आपको ये समझ आए कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और क्या छोड़ना है, क्योंकि जीएस में कंटेंट की कमी बिल्कुल भी नहीं है, प्रॉब्लम सही डायरेक्शन की होती है। अगर आपको लगता है कि जीएस अभी भी आपका वीक एरिया है या फिर स्कोर कंसिस्टेंटली नहीं बन रहा है तो एक बार इस प्रोग्राम को, इस कोर्स को जरूर लेके देखिए। आपको डेफिनेटली इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और जब कॉन्फिडेंस एक बार बढ़ जाता है तो स्कोर एक्सपेक्टेशन से आगे निकल जाता है। तो बहुत अच्छा मौका है, आप बहुत ही नॉमिनल चार्ज पर इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा, वहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी लिंक दे रखा है, वहां पर क्लिक कर भी आप एनरोल कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं टेस्ट की तरफ। पहला क्वेश्चन है, एक मानक मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? तो कितनी होती है लेंथ? 42.195 किलोमीटर, 26 मील, 385 गज। बी आंसर। एथलेटिक्स ट्रैक की स्टैंडर्ड लेंथ कितनी होती है? तो एथलेटिक्स ट्रैक की मानक लंबाई स्टैंडर्ड लेंथ कितनी होती है? 400 मीटर होती है। अगर इंडोर है तो लेंथ घटकर केवल 200 मीटर रह जाती है। एक स्टैंडर्ड एथलेटिक्स ट्रैक में कितनी लेंथ होती है? कितनी लेंथ होती है, 8 या फिर 9? बी आंसर। पुरुषों की 110 मीटर हर्डल्स में हर्डल की ऊंचाई कितनी होती है? अगर मेंस में 110 मीटर हर्डल में अगर हम हाइट की बात करें तो कितनी होती है? 42 इंच, 1.067 मीटर। महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ मतलब हर्डल में बाधा मतलब हर्डल की ऊंचाई कितनी होती है? तो फीमेल्स में बात करेंगे अगर हम तो उनमें 100 मीटर हर्डल्स होती है, 110 मीटर हर्डल नहीं होती है, एंड वहां पर जो हर्डल की हाइट होती है वो 33 इंच होती है, 0.838 मीटर। बी आंसर। एथलेटिक्स में रिले रेस के दौरान उपयोग किए जाने वाले बैटन की लंबाई कितनी होती है? कितनी होती है? 28 से 30 सेंटीमीटर। रिले रेस में इस्तेमाल होने वाले बैटन का न्यूनतम वजन कितना होना चाहिए? मिनिमम वेट कितना होना चाहिए? 50 ग्राम। एथलेटिक्स में हाई जंप के क्रॉसबार की लंबाई कितनी होती है? कितनी होती है? 4 मीटर होती है। पोल वॉल्ट में यही बढ़कर कितनी हो जाती है? 4.5 मीटर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोल वॉल्ट के लिए रनवे की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो पोल वॉल्ट के लिए मिनिमम रनवे की लंबाई जो होना चाहिए वो 40 मीटर होना चाहिए। 3000 मीटर स्टीपल चेस दौड़ में कुल कितनी ऑब्स्टिकल, हर्डल्स प्लस वाटर जंप्स हमको देखने को मिलते हैं? तो टोटल कितने होते हैं? 35। 28 हर्डल्स होती है एंड 7 वाटर जंप। यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। 100 मीटर, 110 मीटर और 400 मीटर हर्डल रेस में हर्डल की कुल संख्या कितनी होती है? तीनों में कितनी होती है? हर्डल की संख्या 10 होती है। लॉन्ग जंप में दौड़ने वाले रनवे की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए? कितनी होना चाहिए? 40 मीटर। पुरुषों के जेवलिन थ्रो प्रतियोगिता में जेवलिन का न्यूनतम वजन कितना होता है? कितना होता है? 800 ग्राम। मेंस में बात करेंगे तो 800 ग्राम, अगर वुमेन्स में बात करेंगे तो 600 ग्राम। पुरुषों के लिए डिस्कस थ्रो में डिस्कस का वजन कितना होता है? अगर मेंस में बात करें तो डिस्कस का वजन होता है 2 किलोग्राम, अगर वुमेन्स की बात करते तो 1 किलोग्राम होता। महिलाओं के लिए डिस्कस थ्रो में चक्के का वजन, डिस्कस का वजन कितना होता है? 1 किलोग्राम होता है। ए आंसर। डिस्कस थ्रो के लिए थ्रोइंग सर्कल का डायमीटर कितना होता है? कितना होता है? 2.5 मीटर होता है। पुरुषों के शॉटपुट या फिर गोला फेंक में गोले का वजन कितना होता है? मेंस में बात हो रही है तो शॉटपुट का वजन होता है 16 पाउंड, 7.26 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन महिलाओं से रिलेटेड है। शॉटपुट में गोले का वजन कितना होता है? तो महिलाओं में बात करेंगे तो 4 किलोग्राम। एथलेटिक्स में शॉटपुट के लिए थ्रोइंग सर्कल का व्यास, डायमीटर कितना होता है? ये होता है 7 फीट, 2.135 मीटर। ये जो थ्रोइंग सर्कल होता है शॉटपुट में, ये डिस्कस थ्रो से छोटा होता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, पुरुषों के हैमर थ्रो में हैमर का कुल वजन कितना होता है? तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी रिसेंटली एग्जाम में भी देखने को मिला, तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर करिएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप आपने सारे क्वेश्चन बड़ी आसानी से बना लिए होंगे। फिक्स इन्फॉर्मेशन है, अगर आपने टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट को अगर देखिए कवर करा होगा तो आप सारे क्वेश्चन बड़ी इजीली बना सकते हो। एंड ज़रूरी होगा कि आप इस तरीके से स्टडी करो, एग्जामिनर क्या पूछ रहा है एग्जाम में, अगर आप उस माइंडसेट से पढ़ोगे, उस प्रोबेबल एरिया को कवर करोगे, जो रिसेंटली क्वेश्चंस बने हैं उसके आसपास के क्वेश्चंस को कवर करोगे, इन्फॉर्मेशन कवर करोगे, तो आप स्कोर अच्छा खासा कर पाओगे जीएस के अंदर। अब बारी है, आपको करना यह है कि इस मॉक टेस्ट की अच्छे से प्रैक्टिस करो। इस पूरी सीरीज़ के
जितने भी वीडियोस मैंने आपको दे रखे हैं उन सारे टॉपिक्स के आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस लगातार करते रहिए। रिवीजन करने के लिए मैंने पीडीएफ का ऑप्शन भी दे रखा है। ये ऑप्शन आपको मेरे 100 आवर जीएस के कोर्स में मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक कोर्स एनरोल नहीं कर रखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रखा है, वहां पर क्लिक कर आप इस कोर्स को एनरोल कर पाएंगे। साथियों, यहाँ पर हमारा सेशन एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इस सीरीज के अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।